जो कोई और, अब जो नहीं स्टार्ट करोगे ना वहां से, ठीक है? ठीक है। हाँ संध्या, मेरे को पर्सनली भी कर दिया करो बेटा, है ना? अभी पहले वाली मत करना, जितनी अब आप लोग स्टार्ट करोगे ना करना, वो आप शेयर करते जाइएगा। बच्चों मेरी ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ना अराउंड 24-25 बच्चे ज्वाइन है, ठीक है? सो आई होप आपने कल वाला सेशन अटेंड किया हो। ठीक है, देखो एज अ टीचर मेरे को बस आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग जब आप क्लास में आते हैं ना मेरा बेटा, तो आप ना थोड़ी, मतलब थोड़ी नहीं, पूरी क्लास अटेंड किया कीजिए। मैं देखती हूँ कुछ बच्चा, कोई स्टूडेंट 40 मिनट्स बैठ रहा है, कोई 45 मिनट्स बैठ रहा है, कोई 3 मिनट बैठ रहा है। अगर ऐसा है ना तो प्लीज रीच आउट टू मी और मोहित सर एंड से डायरेक्टली कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग लाइव क्लासेस and I'm not going to take any classes in future. तो just say directly. आप लोग ये मत करिए कि आप लोग 3 मिनट के लिए आ रहे हो, 4 मिनट के लिए आ रहे हो। जब आपकी क्लास 1.5 आवर के लिए लगती है तो आप 5 मिनट पहले भी नहीं जाओगे। जब तक टीचर क्लास में है आपको भी क्लास में रहना है, बात है ये, ठीक है? ऐसे बात ही नहीं बनेगी बच्चों। अगर आप बहुत हार्डकोर तरीके से पढ़ना चाहते हो JEE के लिए, तो आपको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो आपके टीचर्स आप लोगों को कह रहे हैं। अपनी मनमानी चलाओगे तो फिर वही चलाओ, फिर तुम लोग, फिर कुछ नहीं होने वाला उस चीज से। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। प्लीज थोड़ा सा इस चीज पे फोकस कीजिए। और मैं ना क्लास के एंड में कुछ बच्चों का नाम बोलूंगी, वो मेरे को थोड़ा उनका अटेंडेंस का इशू है, वो प्लीज एक बार रुक जाना, बाकी फिर मतलब लीव कर देंगे, है ना? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। आज हम क्या करने वाले हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, ये ना ही तुम्हें नहीं, ये नई एनसीईआरटी में ये सिलेबस मतलब चैप्टर मिलने वाला है, पुरानी एनसीईआरटी में है ये चैप्टर। तो आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ, तुम उसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है? और दूसरी बात, हमने केमिकल काइनेटिक्स अभी तक खत्म कर लिया, तो जो ग्रेड 12 की फिजिकल केमिस्ट्री थी वो मैंने खत्म करा दिया तुम लोगों को। अब जो तुम्हारे पेंडिंग चीजें पड़ी है, पेंडिंग डाउट्स, पेंडिंग डीपीपीज, वो करते जाओ और अपने डाउट्स जो है वो शेयर करते जाओ। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लग पाता है इसलिए मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट आज मैं कर दूंगी सोने से पहले जिसके जो भी डाउट्स रह गए हैं, ठीक है? उसके अलावा जो ये चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा, इसमें ना आप लोगों को ये चीज करनी है, ये चैप्टर थोड़ा सा याद करने वाला है, आप समझ रहे हो? लेकिन याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगी कि कैसे याद करना है, क्योंकि अब तुम्हारी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है और इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी ही पड़ती है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आपको चीजें वहां पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बेटा थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आप लोगों को आना चाहिए, जो कि ग्रेड 11th का है। अगर पीरियोडिक टेबल आपको बिल्कुल नहीं आता तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ये चैप्टर को समझना, बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स जो है बताते हुए चलूं। और ये 4 दिन का ही चैप्टर है, क्लियर है? 4 डेज का चैप्टर है। रीजन 4 दिन का क्यों है मैम? पी ब्लॉक तो बहुत बड़ा है, जब आप लोगों को मैं एनसीईआरटी दूंगी ना तो आप लोग देखेंगे कि ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत सारा सिलेबस जेईई मेंस में ऑलरेडी डिलीट कर दिया, इस चैप्टर से रिमूव कर दिया है, इसलिए चैप्टर इतना से इतना हो गया, इतना से इतना हो गया। तभी पहले जो चैप्टर 14 लेक्चर में खत्म होता था कुछ साल 2 साल पहले, अभी वो 4 लेक्चर में खत्म होगा, ठीक है? एंड मेरे को आप लोगों से एक ये भी बात पूछनी थी, क्या सबके पास जेईई मेंस का सिलेबस डाउनलोडेड है? यस और नो? यस मैम। जिसके पास नहीं है तो मैं यही चाहती हूँ कि उसको कर लो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको सबसे पहले यही करना है, जेईई मेंस का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और जो चैप्टर टीचर करा रहा है उसका पूरा आपको पता होना चाहिए कि ये है इसमें, तो आपको भी मालूम होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है? क्योंकि आपको फिर पता ही नहीं रहेगा कि ये तो आना ही नहीं और आप मान लो वो पढ़ लोगे, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और सारे बच्चे, मैं फिर बोल रही हूँ, टाइम से आओ, क्लासेस ढंग से अटेंड करो, और अच्छा तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा मेरा बेटा, ठीक है? आप लोग अगर क्लासेस रेगुलर लगा रहे हैं तो बात सही है। गुरविंदर नहीं आया? आया मैम। हाँ ठीक है, चलो आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, करूँ?
ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेरा बेटा जो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो क्या है, अपना ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 कौन सा, अपनी नाइट्रोजन फैमिली है। कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। और जो बच्चा टाइम से आया करो, क्योंकि अगर आप लेट आओगे ना, मेरा स्क्रीन की तरफ ध्यान होगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन पीछे से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। फिर आप कहोगे कि एडमिट नहीं कर रहे हैं टीचर, अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ध्यान इस पे होता है ना स्क्रीन पे, तो फिर वो वापस आके देखना पड़ता है कि कौन स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब तो आगे आएंगे मोस्टली। तो नाइट्रोजन फैमिली हम करेंगे। तो बेसिकली मेरा बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15 की। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे, और टाइम हमारे पास होगा तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो पी ब्लॉक है ना बेटा, जो तुम्हारा पूरा पी ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर 13 से 18 में डिवाइड है ना। 13 से 18 तक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो 13 और 14 आप ग्रेड 11 में पढ़ते हो जेई के लिए, और 15 to 18 आप कहाँ पे पढ़ते हो बेटा, ग्रेड 12 में पढ़ते हो। ठीक है, ओके। जब आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा ना, 12th का हो जाएगा, और आप लोग 11th के हाई वेटेज चैप्टर कर लेंगे, तो आप इसको फॉलो, मतलब लाइक इसको 13 और 14 को प्रिपेयर कर सकते हो रिसोर्स शीट से। बट अभी मत जाना, क्योंकि सवाल थोड़े ज्यादा नहीं आते, कम ही आते हैं इस चैप्टर से। पहले आते थे बहुत सारे भर भर के, बट जब से ये चैप्टर को रिड्यूस किया तो चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो गए। तो इसको करने के लिए बहुत भागना मत, है ना, कि मैम इसको तो हम करेंगे, पता चला तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही हट गए, रह गए। ठीक है, सो आपको 11th भी थोड़ा थोड़ा साथ में करना है। आई नो आप लोगों के पास प्रेशर है, आई नो, सब जानते हैं ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा मेरा बेटा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 to 18 में ग्रेड 12 में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। क्लियर है? ओके, ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें लास्ट 6 साल की वेटेज दिखाऊं तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ये तुम्हें 15, 37, 47, 32 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये तब आया करते थे जब पूरा चैप्टर आता था, जब ये पूरा चैप्टर आता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, चैप्टर बहुत कम हो गया है ना, मतलब बहुत डिलीट हो गया है। तो 2024 में देखो, अब यहाँ पे भी एक पंगा है। 2024 में इन्होंने 34 क्वेश्चन दिए भाई टोटल, मतलब ये लगा लो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो मिल ही रहे थे लगभग हर किसी बच्चे को। तो 2024 में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया ये चैप्टर। लेकिन 2025 में देखो सिर्फ 10 क्वेश्चन आए, मतलब 20 शिफ्टों को अगर मैं मिलाऊं तो सिर्फ 10 सवाल पूछे गए। यानी कि क्या था इसका मतलब, या तो किसी की शिफ्ट में सवाल आया या नहीं आया, और आया तो भी कितना आया, एक ही सवाल वहां पे देखने को मिला। तो इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल है। 2024 में सिर्फ इतने क्वेश्चन, इतने सारे डाल दिए, 2025 में वही कम हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, समझ रहे हो। अगर मुझे लगता ना कि 2024 में भी ज्यादा क्वेश्चन आ दिए तो मैं शायद ये चैप्टर को भी स्किप करा देती, बट पता नहीं बेटा, क्या पता वो क्वेश्चन डाल दे, इसीलिए हमें ये चैप्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें ध्यान तुम्हें रखनी है, तो इसलिए साथ साथ करते रहना। मैं तुम्हें इसकी एनसीईआरटी की पीडीएफ भी भेज दूंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर का ओवरव्यू था कि क्या है क्या नहीं। आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, सिर्फ जो मैं करा रही हूँ वो, और क्योंकि मैं भी एनसीईआरटी ही कराऊंगी इवन फॉर जेईई एडवांस, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक के लिए, प्लस क्वेश्चंस इसके कोई भी बच्चा पीवाईक्यू खुद से नहीं लगाएगा। वो इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूरे चैप्टर के सवाल मिलेंगे, जबकि पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चंस आप कौन से करोगे, जो मैं डीपीपी दूंगी, क्योंकि मैंने उसमें से फिल्टर करके क्वेश्चंस वहां पे डाले हैं। ठीक है, उसकी लगभग आपको 3 डीपीपी मिलेंगी, 1, 2, 3। ठीक है, बस वही आपको सॉल्व करनी है। ज्यादा मगजमारी इस चैप्टर पे करनी नहीं है, क्योंकि सवाल आया तो बन जाएगा, नहीं आया तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए ऑल राइट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कुछ बच्चों को नाम पता भी होंगे, कितने कितने बच्चों को नाम पता, बताओ मेरे को। पूरे पीरियोडिक टेबल की नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पहले दूसरे ग्रुप की और 13 से 18।
ओके, अराउंड 10-12 बच्चों को पता है। ओके बच्चों, वैसे मालूम होना चाहिए था। तो आपका जो एस ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पढ़ते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बता दे दूं फिर इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए आइए। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, और एस ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को ये नाम याद होने चाहिए। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करोगे? लीना ने की रब से फरियाद, आई होप आप लोगों ने याद कर रखे हो। लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, लीना ने की रब से फरियाद, नहीं है तो प्लीज लिखो इसको। ग्रुप 2 को आप कैसे याद रखोगे? बेटा मांगे कार सेंट्रोर में, इसमें स्लो नहीं चलूंगी, मेरे को अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए प्लीज अगर आप लोगों को, अगर मान लो कोई भी चीज का डाउट आता है तो प्लीज उसी टाइम मेरे से पूछ लेना, अपना बचा के मत रखना उसको। ठीक है, चलिए आइए। ग्रुप नंबर 2 को कैसे याद रखोगे बेटा? बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ठीक है, अब ये वाले क्या है मेरा बेटा? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये मैं कब कराऊंगी? इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना डीएनएफ ब्लॉक, वहां पे कराऊंगी। क्लियर है? यस चलिए, यस मैम। ये नीचे वाले क्या है? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये भी कहाँ कराओगे मैम? वही नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी। हमें ये करना है, ये वाला पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी 15 से 18। ठीक है, तो एक बार मैं आपको 13 और 14 के भी नाम बता देती हूँ, आप लोग लिखो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, नीचे वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आपको नाम पहली बात याद होने चाहिए, बट अगर इनकेस अगर नहीं है तो आपको सिंबल तो पता होने चाहिए मेरा बेटा, उसके बिना भूल जाओ आप इनऑर्गेनिक का सेट। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप नंबर 14 पे। 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। काशी गए शिव पार्वती। क्या? काशी, कार्बन, सिलिकॉन, गए, जर्मेनियम, शिव पार्वती, टिन और लेड, शिव पार्वती। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ग्रुप नंबर 15 पे आओ मेरा बेटा। ग्रुप नंबर 15 को कैसे याद रखोगे? नाना, पटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, नाना, पटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सिंबल आपको पता होने चाहिए। और लास्ट क्या होता है इसका? मॉस्कोवियम होता है। याद है तो ठीक है, वरना आप छोड़ भी सकते हो इसको। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिमाग में कहीं याद रखो कि मॉस्कोवियम एमसी होता है। उसके बाद ऑक्सीजन वाली फैमिली में क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम और पोलोनियम। तो इसको कैसे याद रखोगे? ओ सर सी द प्रॉब्लम। ओ सर सी द प्रॉब्लम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम और आपका पोलोनियम। ठीक है, ऑलराइट। ग्रुप नंबर 17 को कैसे याद रखोगे? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टानिन और ये भी नीचे वाला भी याद रख सकते हो। वैसे मेन तो आपके 4 ही है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर यानी फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन, आंटी यानी कि स्टानिन। ठीक है, नीचे वाला भी थोड़ा ध्यान रखना, कहीं पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल टेनेस है। मैम एटी का नाम क्या है? स्टानिन, स्टानिन, ASTATIN, स्टानिन। ठीक है, ओके। ग्रुप नंबर 18 आपकी नोबल गैसेस होती है मेरा बेटा, इनर्ट गैसेस होती है आप लोगों की। तो कैसे याद रखोगे इसको? हीना, नीना और करीना। ये इवन सच बताऊं, ये मेरे को बच्चों ने ही बताया था, मैं तो इसको ऐसे ही याद रखती हूँ। मैं तुम बच्चों के लिए ट्रिक याद रखती हूँ ताकि तुम्हारी क्लास में मैं बताऊं। ठीक है, क्या था? बच्चों ने बताया था, बताना किसी को याद हो तो। हीना, नीना,
और करीना एक्सरे नीना रंगीन। का एक्सरे रंगीन। हाँ, एक्सरे रंगीन, ठीक है। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। मैंने तो इसको ऐसे याद रखा हुआ, हीलियम, नियोन, आर्गन, ट्रिप्टम, जिनोन, रेडोन, ठीक है। ऑर्गेनेसन इसका जो है बेसिकली 118वां वाला एलिमेंट है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये ग्रुप 13 to 18 आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। बोलो। यस मैम। यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आगे हम चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट जो जो मैं बोल रही हूँ आप लोग प्लीज अपने नोट्स में जरूर लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में जितना आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारा हम कवर करने वाले हैं। ध्यान रखना, एडवांस में पूरा चैप्टर है, बट मेंस में सिलेबस क्या है आप लोगों का डिलीटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मैं मेंस पे ही फोकस करवाऊंगी, उसी का सिलेबस कराऊंगी, क्योंकि जो एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो अगर आसान आया तो सब कर लोगे, बट अगर मुश्किल आया तो फिर वो सबके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग बुक से फिर वहां पे क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। सो पहले वी हैव टू फोकस ऑन जेई मेंस का सिलेबस, कि वो हमारा टाइमली कवर हो जाए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, अब क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो मैं मेरे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखाना सिखाऊंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरा बेटा कौन कौन से एलिमेंट है, मेरे पास नाइट्रोजन है ना, ग्रुप नंबर 15 का। मेरे पास फास्फोरस है, मेरे पास आर्सेनिक है, मेरे पास एंटीमनी और मेरे पास बिस्मथ है, ठीक है। न्यूज़पेपर कह रही हूँ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये तुम्हारे एलिमेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर तुमने कभी मेरे लेक्चर देखे हैं, कहीं से भी पढ़ाई की है, तो प्लीज आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, मैंने कैसे बताया था। आप 1s लिखेंगे पहले, फिर 2s 2p, याद आ रहा है, बताया था शायद मैंने, कहीं तो बताया था तुम लोगों को। 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p, हो गए 7। उसके बाद हमारी बारी आती है डी वाले की, क्योंकि एसपीडीएफ होता है, तो डी वाला कहाँ से चालू होता है, 4s वाली रो से, फोर्थ पीरियड से, 3d 4d 5d और 6d। फिर उसके बाद हमें पता है 3f नहीं होता, 4f होगा, तो 4f कहाँ से चालू होगा हमारा, 6th पीरियड से। तो ये होता है हमारा, ठीक है। और यही इसी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं बोलूं बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 5 है, तो आप लोग क्या करते हो मैम, 1s2 2s2 2p3 आप लिखते हो, ठीक है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस में क्या होगा बताओ मेरे को, फास्फोरस में कितना होगा, नाइट्रोजन का 5 नहीं है ना, नाइट्रोजन का 7 है। 2p1 नहीं आएगा, 7, ठीक है। 1s2 2s2 2p3, फास्फोरस का कितना हो गया, 15, बताइए। 15। यस मैम 15। देखो वैसे तो आप लोगों को आते हैं एटॉमिक नंबर लिखना, है ना, आप 8 ऐड कर दोगे, फिर 18 कर दोगे, 18 32, आप इस तरीके से ऐड करते हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने और तुम एटॉमिक नंबर भूल गए तो इट्स ओके। अगर तुम्हें पहले वाले एलिमेंट का लिखने आता ना, तुम बाकी सबका लिख सकते हो। कैसे, एक बात बताओ, 2s2 2p3 के बाद क्या भरेगा, 3s2 3p3, बोलो। इसके बाद 4s2 4p3, हाँ मैम। इसके बाद 5s2 5p3, और इसके बाद 6s2 6p3, ये होगा। देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, 1s2 किसका होता है, हीलियम का होता है, हीलियम होता है 1s2। तो यहाँ पे मैं क्या हीलियम लिख दूं, बोलो। यस मैम। अगर यहाँ पे हीलियम है तो यहाँ नियोन आएगा, यहाँ आर्गन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्रिप्टन आएगा, और यहाँ पे बेटा माइक म्यूट रखो, क्रिप्टन आएगा और जीनोन आएगा, बोलो। यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा 3D वाला रहेगा, 3D वाला कहाँ आएगा मैम, 4th वाले उसमें, तो 3d10 यहाँ भर दोगे, 4d10 भर दोगे और 5d10 भर दोगे, बोलो क्या कहते हो। यस। अब हमारा 4f भी रह गया, तो 4f कहाँ फिल करोगे मैम, यहाँ पे 4f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोलो हाँ के ना। डी में मैक्सिमम 10, एस में 2, सी में आपके टोटल कितने आते हैं, 6 आते हैं, बट यहाँ पे हाफ फिल्ड होगा। और 4f में कितने होते हैं, 14। क्या ये लिखने आई तुम्हें,
हाँ मैम आ जाएगी अच्छे से, एक बार खुद लिखोगे तो तुम्हें आ जाएगी। देखो क्या यही लिखा हुआ है, चेक करो क्या Yes, यही ma'am. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी हमने लिखी है। तो बस तुम्हें इस तरीके से क्या करना है, किसी की भी ग्रुप की अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सवाल आए तो तुम आराम से वो सवाल जरूर बना पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज थी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना। उसके बाद मेरा बेटा इनके नेचर, मतलब ये नेचर कैसा है इनका, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलोइड है, क्या है। तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि जो आपका मेटेलिक करेक्टर है, जो मेटेलिक करेक्टर, मैं कह रही हूँ फिर से क्योंकि इसमें पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो मेटेलिक करेक्टर है बेटा वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है। मेटेलिक करेक्टर मतलब जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है ना, और नीचे जाते जाते हैं तो क्या होता है मेरा बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारी शेल्स आ जाती हैं जो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम करती हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, विच इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। अगर किसी को मेरी बात ये समझ में नहीं आई तो आपको पहले पीरियोडिक टेबल करने की जरूरत है, इसीलिए यही रीजन की वजह से आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था वो पीरियोडिक टेबल का डाला गया। ठीक है, चलिए। यस मैम। तो प्लीज ये छोटी छोटी बातें, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, एटॉमिक रेडियाई हो गया, ये बहुत जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं 11th के, ये मालूम होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखो तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर नीचे जाते बढ़ता है तो तुम ध्यान से देखो, बिस्मथ आपका मेटल है, देखो मेटल है। नाइट्रोजन क्या है आपका, नॉन मेटल है। फॉस्फोरस नॉन मेटल है। मेटलोइड है आर्सेनिक और एंटीमनी, यानी कि मेटलोइड मतलब क्या हो गया, मेटल वाली प्रॉपर्टी भी और नॉन मेटल नॉन मेटल वाली भी। तो यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस अपने नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी इज योर मेटलोइड एंड बिस्मथ इज योर मेटल। ठीक है मेरा बेटा, तो ये इनके नेचर आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या पहली चीज क्लियर हुई, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, पहले हमेशा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फिर उनके नेचर हम डिस्कस करेंगे, और आज क्लास में ही याद करके जाना जितना मैंने कराया है, ताकि घर जाके आपको सिर्फ 20 मिनट्स इस पे स्पेंड करने हैं और बाकी आप अपना टेस्ट की प्रिपरेशन कर सके। ऑलराइट, यस मैम। उसके बाद है मेरा बेटा ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है, अकरेंस मतलब कहाँ कहाँ जो है देखने को मिलता है। तो सबसे यहाँ पे मैम क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखो पहले तो नहीं आता था क्वेश्चन, बट क्योंकि चैप्टर डिलीट हुआ है तो सवाल यहाँ से बन जाता है। तो वो ये तो सबको मालूम ही होता है ऑलमोस्ट कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होते हैं, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन एज अ N2 की फॉर्म में ही मिलती है। ठीक है, तो 78% है बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एग्जामिनर को भी पता है, ये सबको आता होगा। आपको ये पढ़ना है कि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, ध्यान से सुनो, वो अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलता है, तो ध्यान से देखो, सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है NaNO3, और NaNO3 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिले सोल्ट पीटर, क्या बोलते हैं, ये मैम करना है, हाँ बेटा करना है, चिले सोल्ट पीटर, ये याद ही करना आपको। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम वैसे तो पोटेशियम नाइट्रेट है बट इसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन सोल्ट पीटर भी इसके नाम से जाना जाता है, इंडियन सोल्ट पीटर। ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा इतना करने के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो फास्फोरस होता है मेरा बेटा वो मिनरल्स में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, फास्फोरस अकर इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। मतलब एपेटाइट फैमिली का मतलब क्या है, यानी कि जो फास्फोरस मिलता है एज अ कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, इस फॉर्म में मिलता है, और इस पूरी फैमिली को क्या नाम दिया गया है, एपेटाइट फैमिली बोला गया है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो कैल्शियम फॉस्फेट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या कहते हो, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया आपका, और डॉट CaX2, यहाँ पे X क्या है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और OH हो सकता है। OH इज योर हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना। तो अगर मान लो X की जगह फ्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा उसका, फ्लोरोएपेटाइट। अगर X की जगह क्लोरीन हुआ तो नाम क्या हो जाएगा,
क्लोरो एपेटाइट। क्लोरोएपेटाइट। अगर OH होगा तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो एपेटाइट। ठीक है, तो मतलब ये जो एपेटाइट फैमिली है, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अपने कंपोनेंट्स है फॉस्फेट रॉक्स के। तो आपको एपेटाइट फैमिली मालूम होनी चाहिए कि क्या होती है, बोलो। मैम CaPO4 को क्या कहते हैं? किसको मेरा बेटा? मैम Ca9PO4। कैल्शियम फॉस्फेट है ना ये। कैल्शियम देखो, कैल्शियम के पास होती है 2 की वैलेंसी, फॉस्फेट के पास होती है 3 की। तो अगर आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो बनेगा क्या, Ca3PO4 2 बनेगा। यस ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 3 ले लूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, Ca9PO4 6। देखो एक बार, यस मैम। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो कैल्शियम फॉस्फेट डॉट CaX2, X कैन बी फ्लोरीन, X कैन बी क्लोरीन और OH। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है, फ्लोरीन और OH। ठीक है, तो आई होप ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लिख लो स्टार मार्क करके कि मैम ने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है। आपको पता भी चल जाएगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी कि कैसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, बट अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुए तो अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए। मैम Ca9PO4 डॉट CaX2 ये एक इकट्ठी टर्म है ना मैम? ये हाँ, इसको पूरे को एपेटाइट फैमिली बोला गया बेटा, ओके। इसको पूरे को। ठीक है, यस। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं बेटा, कोई फायदा नहीं है क्लास में आने का। आप लोग क्यों लेट आते हैं, प्लीज रीच आउट करो। नेहा भी आप ज्वाइन करिए हो क्या? नो मैम। ठीक है नेहा, आपको पूरी क्लासेस लगानी है, आप पूरी देर नहीं बैठती हो क्लास में, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, यस मैम। ये देखो अब ज्वाइन कर रहे हो भाई तुम लोग, क्या चक्कर है ये। चलो चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा। आगे क्या है, आगे है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरा बेटा, जितने भी ट्रेंड्स हैं वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की, है ना। चलो ठीक है मेरा बेटा, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला हुआ है, इन्होंने कोवलेंट रेडियस की बात की हुई है। तो आपको पता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर मैं बोलूं बेटा डाउन द ग्रुप आप जाओगे, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाओगे, तो आपका इन जनरल क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। बोलो। यस मैम। ये डाउन द ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट नहीं है लिखा मैंने इसको ऐसा, पर डाउन द ग्रुप है, तो साइज इंक्रीज होता है। और अगर साइज इंक्रीज होता है तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज बोलो, एडिशन ऑफ बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग। ठीक है, नीचे जाने ही आता है भाई तुम लोगों को, पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, मैं बता दे रही हूँ, फिर कहोगे मैम ये चैप्टर ही बिल्कुल समझ में नहीं आया। पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा बेसिक सा। मतलब जब आप नीचे जाते जाते हो तो शेल नहीं बढ़ती है क्या, बताओ एक बार। ये अभी इधर देखना एक बार, ये देखो जो मैंने लिखी है, 2s2 2p3 3s2 3p3, उसके बाद इतनी सारी आ जाएंगी, इससे पहले आ जाएंगी, इसके मतलब इससे पहले आ जाएंगे, इनसे पहले। तो बेसिकली नीचे जाते जाते वक्त शेल्स बढ़ रही हैं, शेल्स बढ़ रही हैं तो क्या होगा बताओ ना, Size increase. साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मेरा बेटा इन जनरल में बात करूं तो साइज बढ़ता है, नो डाउट देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, बट जहां एक्सेप्शन आती वहां मैं तुम लोगों को बताऊंगी। तो बेटा अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज तुम्हें लिख के दूं, तो जो नाइट्रोजन की कोवेलेंट रेडियस होती है वो 70 होती है। मेरे को भी याद नहीं है, मैंने भी एनसीईआरटी से डेटा लिया, तो इसको याद करने की कोशिश मत करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है जो भी मैं बताऊं। तो ये है इसका ऑर्डर। ठीक है, तो मैम इसमें तो क्या दिक्कत है, इसमें तो सब सही चल रहा है, देखो ना ध्यान से, इसमें तो सब सही चल रहा है मैम। डाउन द ग्रुप में जा रही हूँ तो बढ़ ही रहा है। लेकिन एक चीज चेक करो मेरा बेटा, अगर मैं इधर आना एक बार, अगर मैं 70 से 110 पे जाऊं तो ये ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है ना, 70 से 110 40 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ, यहाँ पे अराउंड 10 का आ रहा है, यहाँ पे 20 का और यहाँ पे 150 का, देखो। यस मैम। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ,
नाइट्रोजन फॉस्फोरस में तो अच्छा चेंज आ रहा है, लेकिन आफ्टर आर्सेनिक ना जो चेंज देखने को मिल रहा है, हालांकि बढ़ तो रहा है रेडियस, लेकिन जो देखने को मिल रहा है ना चेंज, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें किसी को समझना है ऐसा क्यों है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा शील्डिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है गुरविंदर जी? नहीं पता। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का, फिर डी का एंड सबसे कम एफ का। वेरी गुड। ठीक है, सबसे ज्यादा एस का शील्डिंग इफेक्ट होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है और फिर एफ का होता है। ठीक है, मतलब मेरा बेटा एस वाला जो ऑर्बिटल है ना वो स्फेरिकल होता है, तो वो अच्छे से शील्ड कर पाता है बाहर के यानी कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के। पी वालों का डंबल होता है, जैसे आप डी और एफ पे जाते हो तो डबल डंबल, और एफ का तो और कॉम्प्लिकेटेड शेप हो जाता है, तो डिफ्यूज शेप हो जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे फोन का अगर मैं स्क्रीन गार्ड की बात करूं तो ये भी तो अलग अलग क्वालिटी के आते हैं ना, कोई बेकार आता है, कोई अच्छा क्वालिटी आता है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा अच्छे क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड जो है लगेगा। तो ये मान लो जो एफ वाला है ना वो सबसे घटिया क्वालिटी वाला है। ठीक है, तो डी और एफ जो होते हैं इनके शील्डिंग इफेक्ट कैसे होते हैं बेटा? पुअर होते हैं, और एफ का तो बहुत ही पुअर होता है शील्डिंग इफेक्ट। अब होगा क्या, इधर आओ सारे बच्चे ध्यान से, मैंने तुम्हें अभी दिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ध्यान से नजर मारो कि जैसे आप आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पे आ रहे हो तो यहाँ पे डी वाले में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। यस मैम। और जैसे आप एंटीमनी से बिस्मथ पे आ रहे हो तो यहाँ पे डी के साथ साथ एफ में भी हो रही है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। अब तुम मुझे ये बताओ मैम, एफ वालों का तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही घटिया होता है, तो अगर मान लो हमारा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और जो एफ वाले अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से 4f14, जो 14 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, वो तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतना बढ़िया तरीके से शील्ड ही नहीं कर पाएंगे। क्या कहते हो? अगर मान लो मेरा ये जो स्क्रीन गार्ड है वो बेकार है ना, मतलब ज्यादा बढ़िया नहीं है, तो अगर मेरा फोन फ्लोर पे गिरा तो भाई साहब मेरी सीधा अंदर के डिस्प्ले टूटेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं स्क्रीन कर पा रहे, शील्ड कर पा रहे, तो आप मुझे बताओ जो न्यूक्लियस का और जो आउटर मोस्ट शेल का रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग होगा या कमजोर होगा? कमजोर होगा। कमजोर या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैम। अरे वो बब्बा अच्छे से शील्ड, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब शील्ड नहीं कर पा रहा का क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, अच्छी ज्यादा है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वो अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और जब खींचना चाहेगा तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. अगर मान लो, इधर आओ, अगर मान लो यहाँ पे अच्छे शील्डर होते, एफ वाला ना होता, अच्छे शील्डर होते तो ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता, तो थोड़ी ना न्यूक्लियर चार्ज इतना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील कर पाता। मतलब जितना घटिया शील्डिंग इफेक्ट होगा ना उतना न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव पड़ेगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि बेटा बिस्मथ में एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा हमें कि रेडियाई, आपका रेडियस बढ़ा तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना नाइट्रोजन से फास्फोरस आने तक बढ़ रहा था। रीजन क्या है? आर्सेनिक से एंटीमनी का स्मॉल इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ completely filled D और F orbitals in a heavier member of group, क्योंकि नीचे जाते जाओगे तो हैवी वाले आपके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यू कैन ऑल्सो एड वन लाइन की ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D और F ऑर्बिटल क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ड्यू टू विच जो रेडियस में इंक्रीज देखने को मिला है वो ज्यादा देखने को नहीं मिला है। तो आपका ये पेपर में क्या बनेगा, ये आपका असर्शन बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, रीजन, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही सवाल आते हैं।
और अगर रीजन ये है, assertion रे है, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes. मैम जो डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स है इन्हें हैवियर एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बेटा नीचे जाते जाते मास नहीं बढ़ता, ओके मैम. ठीक है? चलिए, नाइट्रोजन बेचारा हल्का, बिस्मत देखो मास बहुत ज्यादा है इसका, भारी है तो मास बढ़ रहा है ना नीचे जाते जाते. चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कोई बताएगा? यस मैम. नहीं, अमनदीप आप मत बताओ, एनीवन कैन टेल मी. मैम जो एनर्जी चाहिए मैम- होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में. हाँ, और बोलो. सही बोल रही मैम हो. वैलेंस सेल अरे से इलेक्ट्रॉन. रुक जा मेरा बेटा, रुक जा. एक बार हरलीन बताएगी, फिर गुरविंदर यू कैन कवर अप, है ना? हाँ हरलीन. मैम वो एनर्जी जो चाहिए होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, से उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है. वाई बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्यों? अंदर के इलेक्ट्रॉन से क्या दुश्मनी है? मैम क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है. वेरी गुड, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव होता है, राइट. यस गुरविंदर, यू कैन ऑल्सो टेल. मैम वही है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव हाँ, करने. क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए वो वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है. और एक वर्ड जो तुम लोग भूल रहे हो वो है फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. अगर आपका सॉलिड स्टेट में, तो वहां पे एटम्स आर क्लोजली पैक्ड. सो फर्स्ट यू नीड टू गिव सब्लिमेशन एनर्जी सो दैट सॉलिड वाला फेज कन्वर्ट हो पाए गैसियस फेज में. वहां पे क्या होंगे, दूर दूर होंगे एटम्स, तो वहां पे आप एनर्जी डालोगे तो वो क्या करेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकालोगे. जो एनर्जी आप दोगे उसी को ही आप क्या नाम देते हो मेरा बेटा, आयनाइजेशन का नाम देते हो. ठीक है मेरे बच्चों? यस मैम. Yes, ma'am. ऑल राइट, ठीक है. तो यानी कि क्या बोल रहे हैं हम, और आप लोगों को ये इन जनरल बोला जाता है क्या, कि लेफ्ट टू राइट मेरा बेटा, क्योंकि साइज घटता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. बोलो. यस मैम. यस मैम. इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं लेकिन सेम स्ट्रक्चर में. जेड इफेक्टिव बढ़ता है. जेड इफेक्टिव का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो तुम्हें भाई साहब अच्छी खासी एनर्जी डालनी पड़ेगी वहां पे. तो अगर मैं बात करती हूँ बेटा ग्रुप नंबर 14 जो कि 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, और ग्रुप नंबर 15, तो लेफ्ट टू राइट जो होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए. यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 बैलेंस वाली, और यहाँ पे होती है NS2 NP3. तो मैम बात तो ठीक है, बढ़ेगी तो सही, लेकिन मेरा बेटा जो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की है ना, वो काफी ज्यादा होती है. मतलब जितना आप सोचो ना उससे ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है. क्या कहते हो? यस मैम. यस मैम. अब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की मतलब ये स्टेबल है. अगर तुम स्टेबल वाली उसमें से ऑर्बिटल में से निकालोगे इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, एक तो ये. और अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं, न्यूज़पेपर, बार बार मैं न्यूज़पेपर वाली एक्चुअली मुझे ट्रिक याद रहती है, नाना पटेकर ऐश्वर्या सब बीमार. तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा मेरा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी. डिक्रीज. बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है. तो यानी कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन. ठीक है. तो ये क्या रहेगा, आपका ऑर्डर रहेगा. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. जैसे ए बी आपका मॉलिक्यूल है, लेट्स से बी आपका क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली अपनी तरफ क्या करना चाहेगा, शिफ्ट करना चाहेगा. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. तो अगर मैं इन जनरल बोलूं, तुम मुझे बताओ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगी या बढ़ेगी? हम बढ़ेगी.
ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और एनीवन? कम होगी मैम, मैम क्योंकि मैम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। देखो देखो, जहां पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी मेरा बेटा, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। भूल गए क्या तुम लोग? जब तुम ग्रुप 1 से ग्रुप 17 की तरफ जाते हो, एक्सट्रीम राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ती? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल। गेटिंग माय पॉइंट? तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्यों घटती है मैम? शेल्स बढ़ रहे हैं बेचारे, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ रही है। दूरी बढ़ रही है भाई। जेड इफेक्टिव को तो हम डाउन द ग्रुप हम कंसिडर जनरली करते भी नहीं है, कहते हैं ये वाला फैक्टर हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन जनरल डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑर्डर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए मेरा बेटा? नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। लेकिन जो इसका एक्चुअल ऑर्डर आता है ना, वो क्या होता है वो तुम्हें याद रखना है। एक्चुअल ऑर्डर आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन दोनों की बराबर हो जाती है। देख रहे हो? होना तो ये चाहिए बट हो जाता है। इसका रीजन वही सेम, कि यहाँ पे क्या है, 4f इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बढ़ेगा? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो वैल्यू है वो चेंज हाँ, मतलब घट तो रही है लेकिन इतनी नहीं घट रही। मतलब कितना चेंज हो रहा है कि वो एंटीमनी के ही बराबर आ जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? वो एंटीमनी की वैल्यू के बराबर ही आ जा रही है। और इसका कितना 1.9 होता है अराउंड। आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू तो मुझे ही नहीं याद है, आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका भी वही सेम रीजन है कि बिस्मथ में 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, जिसका बहुत ही बेकार शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से मेरा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ना बहुत ज्यादा नहीं घटती है। कितनी घटती है? इतनी की एंटीमनी के वो क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, पता होना चाहिए ये वाला पॉइंट। थोड़ा सा है ये चैप्टर, थोड़ा सा आपको 20-20 मिनट भी अगर घर पढ़ लोगे ना आफ्टर द क्लास तो सही हो जाएगा। आगे चलूं? यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद अब बात आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात है, सिर्फ साइन का चेंज आता है। हाँ अमनदीप? नो मैम, मैंने तो डेफिनेशन बताने के लिए हाथ अच्छा, खड़ा किया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, जिसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हो, है ना? ये आपने पढ़ा होगा। Yes, ma'am. यस मैम। रविंदर है क्लास में? रविंदर है क्या? हाँ जी। अच्छा ओके जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है मेरा बेटा? आइसोलेटेड गैसियस एटम जो होता है, अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बताओ किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की? कौन मरे जा रहा है, कौन बेचारे को तड़प है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की? हमारे ग्रुप नंबर, आगे हम जैसे जाएंगे पी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 17 ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा, हाईएस्ट हो जाती है। ठीक है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं मैम? हम पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 15। तो 15 में कैसे करेंगे भाई? ध्यान इधर आओ। हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है, ठीक है। अब होना क्या चाहिए मैम? डाउन द ग्रुप तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, है ना? तो कम होनी चाहिए, तो हमारा जो ऑर्डर है वो ये आना चाहिए, एक्सपेक्टेड, है ना? यस मैम। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी मेरा बेटा? कम होगी। लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, डाउन द ग्रुप घटती है। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है मेरा बेटा वो क्या होता है? एक्चुअल ऑर्डर में फॉस्फोरस की ज्यादा होती है इससे, नाइट्रोजन से।
मैम ये क्या लोचा है? आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ी होगी बेटा ग्रुप नंबर 17 में, और ये भी पढ़ी होगी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन भैया जी की होती है। हमें लगता है फ्लोरीन की होती है, बट किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। आप लोग सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर मैंने किसी बच्चे को बुला लिया वाइवा के लिए और अगर तुम लोगों ने नहीं बताया फिर खैर नहीं है तुमको। अब क्लोरीन की क्यों होती है ज्यादा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। फ्लोरीन और क्लोरीन में पहले मैं बता देती हूँ आपको, फास्फोरस और नाइट्रोजन का भी समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट मैं इतना बता देती हूँ ताकि एटलीस्ट आपको कुछ पता तो चले मैम कर क्या रही है। बेटा तो फ्लोरीन के पास होती है 2p, 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 2p5, और इसके पास होती है 3p। अब हमें इलेक्ट्रॉन डालना है आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि 2p में, और क्लोरीन में जाना है 3p में। ठीक है, अब होता क्या है मेरा बेटा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो जब इलेक्ट्रॉन भैया जी आते हैं ना, जब वो गेन करता है तो वहां पे होती है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वहां पे होती है, जिसकी वजह से आसानी से छोटी सी 2p में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं आ पाता है। जबकि क्लोरीन के पास क्या है? 3p है। अगर इलेक्ट्रॉन आया तो 3p बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में इतनी रिपल्शन नहीं होगी, तो इसीलिए क्लोरीन इजीली एकोमोडेट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर टू फ्लोरीन। दैट इज वाई जो मोस्ट नेगेटिव, मतलब जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव पे होती है। ठीक है, इसीलिए क्लोरीन की ज्यादा होती है। और इवन आप ये समझ में आया जो मैंने बोला? बोलो। यस मैम। यस मैम। और आप नोट करके एक पॉइंट भी लिखेंगे कि जो आपके मेरा बेटा थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं, बेटा जिसको भी ना आए प्लीज मुझे बता दीजिएगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सेकंड पीरियड। आई होप रीजन पता चल गया होगा। तो यहाँ पे भी तो यही केस है, यहाँ पे भी यही केस है। फास्फोरस का साइज जो है बड़ा है नाइट्रोजन से। मैम फिर बाकियों का भी तो बड़ा है, उनका नहीं आएगा? नहीं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई हैं वो यही सजेस्ट कर रही हैं कि फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा नेगेटिव होती है। इवन नाइट्रोजन की तो बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्यों? क्योंकि 2p3 है नाइट्रोजन, तो ये लेना थोड़ी ना चाहेगा, वो कहेगा मैं स्टेबल हूँ भाई, मेरे को ना चाहिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कंपैरिजन करना आ जाए, वैसे जनरली ग्रुप नंबर 15 में वो आपसे नहीं पूछेगा कंपैरिजन करना, बट अगर आ गया तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट ये वाली लाइन जरूर ध्यान रखिएगा कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की जो होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सेकंड पीरियड से, तो इसीलिए जो फास्फोरस है वो नाइट्रोजन से जीत गया। अभी तुम्हारा टेस्ट लूंगी, सब बच्चों का रेडी रहना। मैम ये ऐसे नहीं आएगा कि सेकंड की ज़्यादा होती है फर्स्ट वाले से, कि मैम फास्फोरस सेकंड में है और नाइट्रोजन फर्स्ट है। फर्स्ट पीरियड का नाइट्रोजन लगाऊं चाटा? नहीं मैम, मतलब पीरियड नहीं, प्लेस में मैम। बट मैं तो यहाँ पे थर्ड पीरियड लिख रही हूँ ना, जो तुम बोल रही हो वो तो अलग चीज है मेरा बेटा। आप बोलोगे, यही बोलोगे जो तुम बोल रही हो, दैट इज वो। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, प्लेस पोजीशन क्या है उसकी, उस बेसिस पे आप नहीं लिखोगे। ओके मैम। ठीक है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है। क्या मैं आगे चल सकती हूँ? आंचल, रविंदर, आकाश, गुरविंदर, मनदीप, यस मैम। अंचल, जसप्रीत। मेटालिक करेक्टर तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है ना। यस मैम। डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। फ्रीज करता है। जैसे तो यानी कि ऑर्डर क्या होगा? ये वाला। जो मैं ये डब्बे में लिखती हूँ ना, तुम भी लिखा करो ये, ठीक है, ऐसे करके। चलूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऑल राइट। मैम एक मिनट करना।
अब बेटा जितनी भी मैं तुम्हें चीजें पढ़ा दी ना, एक बार हम लोग ना जितने भी ग्रुप में आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना, उसकी एनसीईआरटी की टेबल हमें देखनी है, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी टेबल में मैं तुम्हें मार्क करवाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम्हारे पास हो सकता है एनसीईआरटी ना हो, तो इट्स ओके, जो तुम्हें मैं पीडीएफ दूंगी ना उस पर आप हाईलाइट कर लेना, इट्स ओके। अभी मैं बता देती हूँ आपको वही चीजें जो भी मैंने बताई है, सिर्फ तुम्हें दिखा रही हूँ एनसीईआरटी कैसे लिखती है उस चीज को, ठीक है? चलिए देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरा बेटा एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर मेरे बच्चों को मालूम होगा, है ना? 7, 15, 18 और 2 33, 18 और जोड़ दो, है ना? फिर 32। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास याद नहीं रखना है आप लोगों को, थोड़ा सा बस ये पता होना चाहिए डाउन द ग्रुप साइज सॉरी मास बढ़ता है। देखो 14, 30, 74, 74, 121 और 208 बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मैंने सिखा दी है, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया मैम, ये भी टच करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम सिर्फ फर्स्ट वाली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, इनकी हमें नहीं करनी। तो आप देखो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो देखो 1400, 100, है ना, 947, 834 और 703 घट रही है, देयर इज नो एक्सेप्शन। तो याद भी नहीं रखना, बस ये याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा था डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, है ना? डिक्रीज है, देखो 3, 2.1, 2, 1.8 और मैंने कहा था एंटीमनी और बिस्मथ की क्या है, बराबर। क्या सबको दिख रहा है? यही तो करना है तुम्हें, यही तो लास्ट में जब तुम्हारा जेई का पेपर आएगा तुम लोगों के सामने, तो तुम क्या पूरे पूरे नोट्स यही पढ़ के जाओगे तुम लोग कि मैम ने क्या क्या मोटा मोटी बातें बताई थी। उसके बाद देखो कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने अभी तुम्हें बताई दी थी, ठीक है, डन हो गया। आयनिक रेडियस तुम लोगों को नहीं करना, जो मैं कह रही हूँ ना नहीं करना मतलब नहीं करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना उस पर। उसके बाद मेरा बेटा मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो देखो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ऐसा क्यों है भाई? मास उसका कम है, ठीक है। फिर देखो ये बढ़ गया 300, फिर ये बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया। मैम ये क्या है, ये क्या है? तो यहाँ पे अब तुम्हें इस चीज को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है। हाँ, आप ये ध्यान रख सकते हो सबसे ज्यादा आर्सेनिक का है, सबसे कम नाइट्रोजन का है, ठीक है। नाइट्रोजन का तो ऐसे याद रखना कि मास कम है उसका, ठीक है। तो कैसे करोगे? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये देखो सबसे ज्यादा आर्सेनिक का है मेरा बेटा, फिर आपका एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर फास्फोरस और नाइट्रोजन। मतलब ऐश्वर्या सब बीमार, पटेकर नाना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर फास्फोरस और लास्ट में नाइट्रोजन। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मेरे बच्चों को याद रखना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी यस मैम। स्टार मार्क करवा दिया मैंने। बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं करना है। डेंसिटी बेटा, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसको भी आपको याद नहीं करना है क्योंकि डाउन द ग्रुप मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है। यानी कि बेटा इस टेबल में सिर्फ आपको एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए, कोवेलेंट रेडियस का पता होना चाहिए और एक मेल्टिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, बाकी तो सब सही है। क्या कहते हो? राम राम। नेहा क्या हुआ बेटा? नेहा कुछ हुआ? ठीक है, लिख लिया। माइक म्यूट रखो भाई अब। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा। तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, याद करो याद करो। मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद करनी है अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? कोवेलेंट रेडियस का मैम आपने बोला था वो याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बोलो एटॉमिक साइज। वो इसमें आ गया। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक करेक्टर तो Sound. आसान है। हाँ, साइज। साइज तो आ गया ना, कोवेलेंट रेडियस। ये ना पक्का प्रिंस के काम है ये स्पैमर। मेरे को तो लगता है कई बार गड़बड़बाजी करते हो तुम लोग। मैं तुम्हें, मेरे को पता चल गया ना जिस दिन ये कोई जानबूझ के कर रहा है, मैं सच बता रही हूँ, खैर नहीं है, घर आके कूट दूंगी उसको। अमृतपाल कौर के नाम से कौन है बेटा? अमृतपाल ही नाम है आपका? चलिए आइए अब देखो आगे बढ़ते हम। फिर यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जितने भी एलिमेंट्स है इस ग्रुप के पॉलीएटॉमिक है। आपका डाई नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैस है, N2 की फॉर्म में है। बाकी सारे क्या है मेरा बेटा? सॉलिड्स है। ऑलराइट, यस मैम। ठीक है। उसके बाद एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो नीचे जाते वक्त बढ़ता है। हाँ मैम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, बिस्मथ मेटल है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, मैम पॉलीएटॉमिक क्या होता है? पॉलीएटॉमिक क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन क्या होता है? डाईएटॉमिक, N2 की फॉर्म में है, दो नाइट्रोजन है ना। पॉलीएटॉमिक मतलब होता है दो से ज्यादा एटम, जैसे फॉस्फोरस होता है P4 की फॉर्म में, दैट इज पॉलीएटॉमिक। ठीक है, ओके मैम। ओके। दिस इज ड्यू टू, अरे नवजोत कौर आती है, ठीक है यार भाई तुम लोग ना, मैं सही बता रही हूँ, इट्स माय, मैं बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा ना अपना जो तुम्हारा ओरिजिनल नेम है उससे ज्वाइन करो। मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारी एब्सेंट लगा दूँ। नवजोत तुम्हारी अब तक सारी एब्सेंट लगाई है मैंने 7 दिन की, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि तुम नवजोत कौर से ज्वाइन कर, मतलब लाइक तुम्हारा नाम नवजोत कौर है, ऐसे कैसे चलेगा? इससे इसलिए प्लीज रात क्लास के लास्ट में जिन बच्चों को मैं रोकूंगी ना, रुक जाना आप लोग। समझ में आई? मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा है ना। यस मैम। अब इतने बच्चों के एब्सेंट लग गया, मेरे को दोबारा से वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ो। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। हाँ मैम, ये तो बात ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वो कह रहे जनरली बढ़ता है, ये देखो ये सारी लाइंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। मेल्टिंग पॉइंट जो है अप टू आर्सेनिक बढ़ता है, देन डिक्रीज होता है। अभी बताया ना, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा, एंटीमनी का, बिस्मथ का, फिर फॉस्फोरस और लास्ट में नाइट्रोजन। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक लाइन लिखी हुई है, नाइट्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी दिखाते हैं। एलोट्रोपी क्या होती है? एलोट्रोपी क्या होती है? जिसकी एक से ज्यादा क्या हो, एलोट्रोप्स अवेलेबल हो। जैसे कार्बन की कौन कौन सी फॉर्म में वो मिलता है? कार्बन आपका डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, है ना, तो उसके अलग अलग एलोट्रोप्स है। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? एलोट्रोप्स दिखाते हैं। फॉस्फोरस के भी होंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी के भी होंगे, बिस्मथ के भी होंगे, इवन बिस्मथ के भी नहीं होते हैं। बिस्मथ के भी, बिस्मथ डज नॉट शो एलोट्रोप, लेकिन एनसीईआरटी ने उसकी बात नहीं करी हुई है, तो आप ये वाला पॉइंट भी जरूर लिखेंगे। ठीक है मेरा बेटा, ये भी पॉइंट आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। मैम मतलब जिसके आइसोटोप्स हैं? नहीं, एलोट्रोप। आइसोटोप तो वो होता है ना जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के कौन से, कार्बन कौन सी फॉर्म में आप देखते हो? डायमंड में भी, डायमंड की फॉर्म, वैसे तो कार्बन हर जगह है, मेन आप कार्बन के कौन से 3 फॉर्म पढ़ रहे हो? कार्बन की 3 एलोट्रोप। डायमंड पढ़ते हो, ग्रेफाइट पढ़ते हो, है ना, एक फुलरीन पढ़ते हो कि Yes, नहीं ma'am. पढ़ते? इसमें भी आप Yes, पढ़ते हो। ma'am. तो ही यहाँ पे भी फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हैं, जैसे व्हाइट फॉस्फोरस होगा, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ग्रे फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक के भी होते हैं, एंटीमनी के भी होते हैं, बिस्मथ के नहीं होते। वैसे इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने लिख रखा है नाइट्रोजन के भी नहीं होते, वैसे नाइट्रोजन के देखने को मिले अल्फा और बीटा। जो नाइट्रोजन के जो फॉस्फोरस हैं वो देखने को मिले अल्फा और बीटा, बट अगर पेपर में सवाल आएगा तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
चलेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स एलोट्रोप्स दिखाते हैं। एलोट्रोप्स, आइसोटोप नहीं, एलोट्रोप, ठीक है। लिख लिया सबने? मतलब आपको पूरा पैराग्राफ लिखना। आई होप आप सारा ये पैराग्राफ मत लिखने बैठ जाना। आपको ये मैंने चीजें ऑलरेडी लिखवा दी, जो मैं आप लोगों को हाईलाइट्स करके लिखवा रही हूँ वही लिखना आप लोगों को, बस दैट्स इट। कहीं पता चले पूरा ही लिखने बैठ गए। ये तो मैंने लिखवा दिया ना, मेटेलिक करेक्टर लिखवा दिया, मेल्टिंग पॉइंट लिखवा दिया, इनका नेचर लिखवा दिया, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। पेन भर रहे हो फिर, कहोगे मैम नोटबुक जल्दी खत्म हो गई। नहीं मैम, हाईलाइट क्या है वो लिख रही हैं। वेरी गुड, चलो लिखो, फिर मैं आगे चलती हूँ कैटिनेशन पे। कैटिनेशन, मनप्रीत आई है ना क्लास में? मनप्रीत। यस मैम। और बच्चों मेरे को एक चीज और आपसे बोलनी थी अगेन। आप लोग प्रतीक, प्रतीक है प्रतीक क्लास में? प्रतीक है क्या? प्रतीक एब्सेंट लगा दूं? यस मैम। है, ठीक है बेटा। मैं आप लोगों को ना, हाँ, एक चीज आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ। अभी भी आप लोग में से बहुत बच्चे टेस्ट चीटिंग करके दे रहे हैं। जो आप लोगों ने कल अवार्ड सेरेमनी देखी थी ना, जिन बच्चों को हम लोगों ने अवार्ड्स दिए थे सर्टिफिकेट की फॉर्म में, अगर आप लोगों के बैच में भी हम लोग करेंगे ना, तो सर्टिफिकेट्स ये सब वही बच्चा डिजर्व करता है जो अपनी ईमानदारी से टेस्ट दे रहा है। आप लोगों में से बहुत बच्चों ने चीटिंग करी हुई है। दूसरी चीज, आप लोग बहुत कम टाइम के लिए टेस्ट में बैठे हैं, कई बच्चे, मैं सारे नहीं कह रही, कई बच्चे। तो प्लीज ये चीटिंग छोड़ दो। आप लोगों के 3 टेस्ट हो चुके हैं, मैं ग्रुप से रिमूव करवा दूंगी अगर तुम लोगों ने चीटिंग करी तो, क्योंकि मुझे पता लग जाता है, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कि किसने जेन्युइन तरीके से टेस्ट किया है, किसने चीटिंग करके किया है। अगर मेरे को लगा पता चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, इतना सारा तुम्हारा स्कोर आ रहा है इतने कम टाइम में, तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें ग्रुप से रिमूव कर दूंगी, ठीक है। कोई तुम्हें पर्सनलाइज मेंटरशिप नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम लोगों ने चीटिंग करी तो, सीधी सी बात है। अपना नुकसान कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को लेट डाउन कर रहे हो, टीचर्स को भी कर रहे हो। मेरे को ये एक्चुअली स्टार्टिंग में ही बोलना था, बट मेरे दिमाग से निकल गया था। मेरी आवाज तो क्लियर है सुखजीत, आप रिज्वाइन करो, ठीक है। चीटिंग करके आप लोग अपना नुकसान करो और बाद में रिग्रेट होगा जब जेई मेंस में जब निकलोगे। सिर्फ अभी 80% तुम ला रहे होगे टेस्ट में, 90 ला रहे होगे, और वहां पे फिर जब आएगा ना 8-10%, फिर सोचोगे ये क्या हो गया हमारे साथ। 11th नहीं आती, नहीं सही, कोई बात नहीं, 12th तो करो ढंग से। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है मेरा बेटा। जैसे कार्बन की भाई साहब कैटिनेशन देखिए भाई साहब, पूरी ऑर्गेनिक बना दी है ना। कार्बन इज कैटिनेशन इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म चेन, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 15 की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ नहीं दिखाते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की कैटिनेशन की बात करूं तो नाइट्रोजन शो इन हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? HN3 या यू कैन से N3H। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कैटिनेशन आपको हाइड्रोजोइक एसिड में देखने को मिल रही है, ठीक है। और रेड फॉस्फोरस तो भाई साहब रेड फॉस्फोरस हो गया है ना। इसमें देखो कैटिनेशन इस तरीके से, ये देखो जो ये P4 है ना, इधर देखो ये आगे आगे कनेक्टेड होता है इस तरीके से, देखो सबको। यस मैम। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखने इसके, आपको सिर्फ ये याद रखनी है 2 बातें,
कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही कैटिनेशन दिखाता है, बाकी नहीं दिखाते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको बहुत ध्यान से याद में रखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स है मेरा बेटा, इनको आपको ना अपने तरीके से लिखना है। इस तरीके से लिखो, जब आप पढ़ोगे तो आपको वो समझ आने चाहिए। मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो ये वाले इनऑर्गेनिक की जो चीजें होती है ना, मैं हमेशा उनको पॉइंटर्स में लिखती हूँ। मैं हमेशा उनको पॉइंटर्स में लिखती हूँ, और ऑर्गेनिक की चीजों को भी पॉइंटर्स में लिखती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, याद करने में जल्दी आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है कि मैम ने क्या क्या पॉइंट्स लिखवाए थे। और तुम्हें ये चैप्टर अगर प्रिपेयर करना है ना मेरा बेटा, तो क्लास के बाद जब तुम 20 मिनट नोट्स पढ़ के बैठ के उठोगे, तो अपनी नोटबुक का कहीं का डायरी का एक पेज फाड़ो, या कोई एक खाली ब्लैंक पेज लेके बैठो, और जो तुमने 20-25 मिनट में रिवाइज किया उसको लिखो उस ब्लैंक पेज पे जो मैम ने लिखवाया। मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें नहीं याद रहे तो 1 महीने तक, 1 महीने तक मैं तुमसे कभी भी सवाल पूछूंगी तुम्हें याद रहेगा। करके देखो, ये चीजें इंप्रूव होंगी, ये चीजें यही तो होती हैं बेटा जी। पढ़ाने को तो बहुत टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी तब भी तुम पढ़ लोगे, हजारों कंटेंट पढ़ा है, बट जो गाइडेंस तुम्हें है, गाइडेंस की जरूरत सबसे ज्यादा। जहाँ पे तुम लैक कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो टेस्ट में, पता नहीं सोचते हो क्या, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता, कोई अवार्ड नहीं मिलता यार चीटिंग का, मैं बता देगी। अगर तुम्हें लगता है ना अवंती में ज्यादा स्कोर लाने से हमें कुछ अवार्ड मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सारे नेम जाते हैं टीचर की साइड से, एंड टीचर नोज वेरी वेल किसने ईमानदारी से किया और किसने गूगल देख करा है। फटाफट से गूगल करते हो तुम लोग 1 मिनट में, और गूगल भी सारे आंसर दे देता है तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन है। मत करो ये सब, बाद में तुम्हें ही बेटा थोड़ा सा रिग्रेट होगा, है ना। तो अभी आपने 2 टेस्ट में किया, 3 टेस्ट में किया, इट्स ओके, माफ कर रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में मत कर, ठीक है। मैम ये जो हाइड्रोजोइड था, इसमें मैम OH ग्रुप कहाँ लगा है? अरे ऐसे नहीं होता, जरूरी नहीं होता, नाम इसका हाइड्रोजोइक एसिड है, जरूरी नहीं है OH एसिड हमेशा COH होगा तभी लगाओगे, ठीक है। मैम आप आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ाओगे IUPAC की? नहीं बेटा, वो तो आपका 11th में है ना GOC में। यस मैम। बट अगर आपको पढ़ना है, आई शेयर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरा बेटा, मेरे पास पढ़ा है, वन शॉट भी पढ़ा है, डिटेल में भी पढ़ा है। मैम फिर वन शॉट शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है बेटा, मैं ढूंढ के दे दूंगी, मैंने अवंती में ही पढ़ाया था 3 साल पहले, ढूंढना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ठीक है, मैं मिल जाएगा तो शेयर कर दूंगी बेटा, ठीक है। चलिए ओके, आगे हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अब ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या है ना मेरा बेटा, तो अगर मैं आपके जो ग्रुप नंबर 15 की बात करूँ ना, उसमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3, +3 और +5, ये जो है एलिमेंट्स जो है ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। ऐसे क्योंकि आपके पास इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज NH2NP3, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके -3 दिखा सकता है, लूज करके +3, ये सारे के सारे चले जाएंगे तो भाई साहब +5, बोलो क्या कहते हैं। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाले एलिमेंट्स दिखाते हैं। बट अगर मैं आगे की बात करूं बेटा, मैंने तुम्हें बोला था कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, ना कि गेन करने की। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ क्या कि जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप घटती है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर और साइज बढ़ता है। कैन आई से दिस? यस मैम। Yes. यस, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इनफैक्ट बिस्मथ तो भाई साहब -3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ भैया जी क्या है, मेटल है। तो ये तो क्या करेंगे, उनको लूज करना चाहेंगे तो भाई कहाँ से गेन करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, गेटिंग माई पॉइंट।
फिर यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, यहीं से आएगा सवाल। द स्टेबिलिटी ऑफ +5, मतलब जो ये +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो तुम जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते जाओगे, तो +5 दिखाने की टेंडेंसी जो है डाउन द ग्रुप क्या होगी, यानी कि बिस्मथ तो +5 नहीं दिखाने वाला है। सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ +5 में होता है, और वो है BiF5। जहाँ पे भी ध्यान से सुनो, ये तुम्हें काम आएगा, जहां पे भी तुम किसी की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो ना, पक्का उसने फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ना बेटा, इनमें ताकत होती है इलेक्ट्रॉन को खींच निकालने की। कोई बेचारा कमजोर भी होगा ना, और बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा हमारे साथ खड़ा है, सपोर्ट सिस्टम है, तो भाई साहब हमारा कुछ भला हो जाएगा। होता है ना ये चीज, अगर हम कभी वीक फील कर रहे हैं बट हमारे साथ अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम खड़ा है ना, तो हमें भी वैसे बना देता है। तो ये क्या करता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है भाई, बिस्मथ देना नहीं चाहते ना इलेक्ट्रॉन, फिर भी खींच मारता है। तो बिस्मथ वैसे तो +5 में नहीं मिलता, सिर्फ BiF5 में मिलता है। बोलो। यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो भी मैंने तुम्हें बोली, शायद तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, क्या कि मैम ये समझ नहीं आया +5 वाली कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है नीचे, है ना, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डाउन द ग्रुप जाके घटती है, तो ये क्या मतलब है। तो मेरा बेटा इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं समझा देती हूँ तुम्हें इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। वो देखो क्या लिख रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, और +3 की क्या होती है, इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैम ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, क्या कभी सुना है किसी ने? यस मैम। सुना है, बहुत बढ़िया। कहाँ सुना है? मैम पीरियोडिक टेबल पढ़ा है मैम। क्या होता है? मैम उसके जो उसमें पार्शियल चार्ज होते हैं मैम, उनकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट क्रिएट होता है ना। नहीं, बिल्कुल गलत पढ़ा है अमनदीप। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाते ही नहीं है पीरियोडिक टेबल। देखो पी ब्लॉक में ही पढ़ाया जाता है, वो ग्रुप नंबर 13 14। इनर्ट पेयर, नाम देखो, नाम इनर्ट मतलब पार्टिसिपेट ना करना। तुम इधर आओ, अभी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई थी, जल्दी बताओ। यस मैम। गलत नहीं पढ़ना तुम लोगों को, जहां से पढ़ रहे हो देखो पढ़ क्या रहे हो। आप लोग गलत पढ़ लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आर्गन, माइक म्यूट करिए, आर्गन क्रिप्टोन 0। यहाँ पे क्या होता है, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। बोलो हाँ के ना। यस मैम। 3d 4d 5d और यहाँ पे 4f। बोलो हाँ के ना। यस मैम। मैम। देखो अगर मैं बोलूं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 कब दिखाएगी या -3, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, गेन करेगा, लूज करेगा, है ना। लेकिन बेटा नीचे जाते जाते +5 कैसे दिखाएगा, जब ये 2s वाले भी जाएंगे। तो मैं कह रही हूँ मेरा बेटा, जब नीचे जाते जाओगे ना तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी टेंडेंसी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मैम बिस्मथ, तो बिस्मथ तो भाई साहब +5 दिखाना ही नहीं चाहता, वो तो +3 ही दिखाता है, सिर्फ BiF5 में वो +5 होता है। मैम ऐसा क्यों? एक बात बताओ मेरा बेटा, कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि भाई साहब 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है। तो अगर 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है तो मैम इसका तो बेकार शील्डिंग इफेक्ट है। तो मुझे ये बताओ, जो 4f वाले जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, क्या वो 6s और 6p को अच्छे से शील्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं मैम। तो अगर मैं बोल रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ बना देती हूँ मैं, फिर मैं हटा दूंगी, ध्यान से देखो मेरा बेटा। तो अगर मैं बोल रही हूँ लेट्स से ये 6s2 ये 6p3 है और अंदर वाले मेरे 14 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैम
ये तो अच्छे से प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे वैलेंस शेल को। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस तो मैम। यानी कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा मैम? ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं 6s और 6p की बात करूं मैम, 6s वाला न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, s वाला पास होता है, p वाला दूर होता है। तो मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव है वो 6s वाले पे ज्यादा पड़ेगा। मतलब 6 वाले इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ थोड़ा टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो मतलब अगर टाइटली होल्ड करके रखेगा तो मैम ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर नहीं करेंगे तो मैम सिर्फ ऑप्शन रह जाता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन भैया जी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यस यस और नो। जिसकी वजह से देखने को क्या मिलता है कि नीचे जाते वक्त, क्योंकि बेटा डी और एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। और ध्यान रखना, जो इनॉट पेयर इफेक्ट हम लगाते हैं वो सिर्फ कहाँ लगाते हैं? लास्ट एलिमेंट पे लगाते हैं। क्लियर है? यस मैम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर का मतलब, इनर्ट का मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एस वाली शेल में। यस बेटा आकाश। मैम एक बार दोबारा बता दो। पूरा बताऊं? मैम ये मैम नॉट पेयर इफेक्ट वाला बता दो बस। ये ले, इतना गला दबा के बताया फिर भी नहीं समझ में आया। बेटा नीचे जा, थोड़ा ध्यान दो प्लीज। नीचे जाते वक्त एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, 4f वाले इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो ज्यादा होगा 6s और 6p पे। 6s पे ज्यादा होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के थोड़े नजदीक है, तो इसीलिए 6s वाले इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंड होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं, अरे ये क्यों हटा दिया मैंने, अगर मैं तुम्हें बोलूं, क्या बोलूं मैं आप, कि एक तुम्हारे पास, अगर अभी भी नहीं आया समझ में प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा। ओके, मान लो मैं बोल रही हूँ बिस्मथ +3, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये है। तो अगर मैं पूछूं कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो बिस्मथ +3 में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है मेरा बेटा। अगर मैं बोलूं एंटीमनी, अगर मैं बोलूं एंटीमनी +5 में और +3 में, तो +5 में होगा, क्योंकि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो आप कहाँ लगाओगे? लास्ट वाले एलिमेंट पे लगाओगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो अगर किसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो। लिखनी है क्या? लिखो, यहाँ पे लिख देती हूँ। The reluctance of S electron to participate in, लिख रहे होगे गुरविंदर, आंचल, यस मैम। सुहानी, महकदीप, मनप्रीत, सुखजीत, यस लिख रहे हो? मैम। नेहा, नेहा लिख रहे हो? यस मैम। नेहा अभी बीच में तुम्हारी आवाज आई थी क्या किसी के घर से? मैम वो गलती से हो गया। अच्छा फिर ठीक है, अरे फिर ठीक है, गलती से हो गया, मेरे को लगा नेहा के नाम से किसी ने ज्वाइन कर लिया। फिर ठीक है नेहा। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? रिलक्टेंस का मतलब होता है पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब एस इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब एनसीईआरटी ने जो सिर्फ ये लिख दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है, बट ये नहीं लिखता वो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। तो एनसीईआरटी में चीजें तो बहुत अच्छे से दे रखी हैं, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम है वहां पर। चलो अब आओ यहाँ पे, क्या इधर आना, एक बार लिख लिया इतना? यस मैम। चलो नजर मारो एक बार।
ये सारे नाइट्रोजन के कुछ ना कुछ कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें दिख रहा है नाइट्रोजन NH3 में -3 दिखाई दे रहा है हरलीन, N2H4 में -2 है, NH2OH में -1 है, N2 में 0 है। क्या आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो हरलीन, निकाल सकते हो? यस मैम। x + 3 = 0, -3 है ना, 2x + 4 x - 2। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 में, यहाँ पे +4 में है। तो क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन जो है -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। मैंने क्या कहा था, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें या तो ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलेगी या फ्लोरीन। तो देखो ना बना पा रहा है। यस मैम। देखो यस मैम। यस मैम। अब आओ एक बार, क्या लिखा हुआ है, बिसाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब वो कह रहा है कि ठीक है नाइट्रोजन +5 तो दिखा रहा है, लेकिन उसके अलावा वो +1 +2 +4 भी दिखाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दूसरा कहता है इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन +5 विद हैलोजन एज नाइट्रोजन डज नॉट हैव p orbital to accommodate electron from other element to form bond। मैम ये समझ में नहीं आया, आई नो दैट नहीं आया। मतलब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात बोलती बेटा, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो वहां पे वो दिखा सकता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बट अगर हेलोजन के साथ, मान लो मैं बोलूं बेटा NF5 NCl5, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैम यहाँ पे भी तो +5 है, क्यों नहीं करते मैम? फ्लोरीन तो बड़ा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों नहीं करते हैं? चलो इसका रीजन जानते हैं। इसका रीजन क्या है, आइए वहां पे लिखूं, ओके यही बताती हूँ मैं तुम लोगों को। आइए देखो, नाइट्रोजन के पास होता है मेरा बेटा 2s2 2p3। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मुझे ये बताओ मेरा बेटा NF5 का मतलब क्या हुआ? मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, तो नाइट्रोजन के साथ 5 फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन। 5 जगह खाली चाहिए ना, क्या बोलते? यस मैम। क्या, ताकि फ्लोरीन के पास जो 2p5 में एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना सके। लेकिन मेरा बेटा ये तो सिर्फ 3 ही जगह खाली मिल रहे हैं और 2 जगह हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैम इसके पास 2p होता है, 2s होता है, 2d तो होता ही नहीं है। तो मैम खाली जगह तो हमें मिल ही नहीं रही। तो अगर खाली जगह नहीं मिल रही बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, तो क्या वो NF5 बना पाएगा? मैम नहीं बना पाएगा। तो तभी तो बताया जाता है नाइट्रोजन भैया जी 5 बॉन्ड नहीं बनाते, 3 बनाता है, मैक्सिमम 4, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन वुड बी 4 बट नॉट मोर देन 4 बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वैकेंट d ऑर्बिटल, सो दैट इट मींस नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, अपनी कोवेलेंसी को वो 4 से ज्यादा नहीं दिखा सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम। लेकिन फॉस्फोरस वगैरह दिखा देंगे क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, नीचे जाते जाते आपको दिख रहा है कि वैकेंट d ऑर्बिटल उनके पास होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा बेटा, देखो ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, क्योंकि वो एनसीईआरटी कहती है क्योंकि बच्चों को पता है कि नाइट्रोजन -3 से +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है। तो अगर नाइट्रोजन में मान लो कोई कंपाउंड +1 से लेकर अगर +4 में है तो वो पक्का डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल बन सकता है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, है ना। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, +3 यहाँ पे है, +1 +x -4, यहाँ पे वो +5 में है और यहाँ पे वो +2 में है। तो मैम +3 से +5 वो अपना ऑक्सीडेशन भी कर सकता है क्योंकि +5 में भी एग्जिस्ट करता है, और +3 से +2 में भी जा रहा है, यानी कि एक ही बंदे का HNO2 का क्या हो रहा है, स्टेबल नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी। ठीक है। और अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस में भी अगर मान लो +5 या -3 में कोई कंपाउंड है तो ये भी क्या कर सकता है, +5 से कम में भी जा सकता है और -3 से ज्यादा में भी जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
यस मैम। ठीक है। यस मैम। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आर्सेनिक, एंटीमनी और, अरे माइक म्यूट करो, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, अगर मान लो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का कोई कंपाउंड +3 में है तो क्या वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि मेरा बेटा प्लस बिस्मथ तो भाई सब जाना ही नहीं चाहेगा +3 से +5, बोलो क्या कहते हैं, और ना ही +3 से नीचे वाली उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो इसीलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाते, क्योंकि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ अपनी +3 वाले में ही रह के खुश है, मतलब ये वाली इनकी स्टेबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान रखना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वही शो करता है जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। उसके बाद क्या लिखता है? नाइट्रोजन इज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसीलिए 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन जो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है उनके पास मैम होते हैं डी ऑर्बिटल, तभी उनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है, मतलब 4 से ज्यादा वो बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे PF5 हो गया, PCl5 हो गया, है ना, SF6 हो गया, वो तो सल्फर हो गया, ठीक है, आर्सेनिक वाला हो गया। तो इसकी वजह से वो अपना कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इधर देखो, नजर मारो, तुमने ये नहीं सुना होगा बट PF6 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि नाइट्रोजन जो है कोवेलेंसी 4 से ज्यादा क्यों नहीं दिखा सकता। कोवेलेंसी मतलब टोटल मैक्सिमम वो कितने बॉन्ड बना पा रहा है। क्या बोलोगे सारे बच्चे? क्या चैट में तुम इसका रीजन लिख सकते हो? जल्दी बताओ। यस मैम। चलो जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश बताओ, मुझे रीजन बताओ, और जो मुझे रीजन बताता जाएगा वो ये क्वेश्चन करेगा जेईई मेन 2025 का। Why nitrogen does not show covalency beyond 4? जल्दी से चार्ट में लिखो। वेरी गुड अमनदीप। ड्यू टू एब्सेंस लिख दो बेटा। अब चलो, अब मतलब ना तुम लोगों को तुम्हें चाटे मारूंगी, कितने कम बच्चे लिख रहे हो भाई, हैं? चलो जिसने लिख लिया जल्दी ये बताओ ये क्वेश्चन। नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड विद +1 to +5 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ p-pi बॉन्ड, मतलब क्योंकि p ऑर्बिटल होता है तो p-pi बनाएगा, ठीक है क्या? अरे बोलो, ठीक है क्या? यस मैम। नीचे वाला ठीक है? नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हैलाइड विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। यस यस मैम। जो तुम ये यस भी मैम। में जो तुम लिख रहे हो चाहे, दोनों ही सही है, ठीक है। तो देखो कहाँ से आया हुआ सवाल, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों से सवाल आया है। अभी ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा भी पढ़ाया ही नहीं है, बिकॉज ये आपने पीरियोडिक टेबल बहुत बच्चों ने पढ़ नहीं रखा था, इसलिए मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है। आप लोग घर पे ये जो ये लिखे हुए हैं ना 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटा। ओके। असाइनमेंट आज नहीं मिलेगा आपको, इसका असाइनमेंट आपको कल ही मिलेगा, क्योंकि आप आज अपन ने बेसिक मतलब